गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सपनों के से दिन पढ़ा रही थी। 3 दिन से पढ़ा रही हूँ और चौथा दिन है, आज अंतिम है। तो मैं पढ़ा रही थी कल की। इतना होने के बावजूद मतलब पीटी होता था, परेड होता था। हेडमास्टर शर्मा जी बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बहुत प्यार करते थे बच्चों से। परंतु तभी भी ऐसा नहीं है कि स्कूल उनके लिए ऐसा जगह था जहाँ वो लोग खुश होके जाएं। हर समय क्या होता था, अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय, अगली श्रेणी में जब जाते थे लेखक, तो उनको नई किताबें मिलती थी। नई किताबें मिलने, पुरानी किताबें मिलती थी, सॉरी। तो हमारे हेडमास्टर उनके शर्मा जी थे, एक लड़के को उसके घर जाके पढ़ाया करते थे। वो लोग धनी मानी थे, उनके किताबों को लेखक को मिल जाती थी, इसलिए 6-7 तक उसका पढ़ाई चलते रहा। लेकिन फिर भी स्कूल एक दो कारण से अच्छा लगता था। जब मास्टर प्रीतम चंद स्काउट की परेड करवाते, लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह से व्हिसल से मार्च कराया करते थे। फिर वो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न कहते, छोटे छोटे बूटों से एड़िया पहने दाएं बाएं एकदम पीछे मुड़कर बूटों को ठक ठक करते, अकड़ कर चलते। तो लगता इनको कि विद्यार्थी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। उसी समय दूसरे विश्व युद्ध का समय था और उनका नाभा रियासत में उनका राज्य पड़ता था। तो 1923 में नाभा रियासत के इनके राजा को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज़ों ने, और कोडई कनाल में जंग शुरू हुई तो उनका देहांत हो गया। उनका बेटा विलायत में पड़ रहा था, जिसके कारण इन लोग का राज्य जो है अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। कल ये पढ़ाई थी तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग चाहते थे कि गांव के लड़के, गांव के युवा लोग ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती हो, लेकिन फिर भी चाहते हुए ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती नहीं करा पाते थे। वो लोग फिर आते थे, कुछ बड़े बड़े फ़ौज के लोग आते थे, उनके साथ कुछ नौटंकी वाले आते थे। वो लोग सामियाने लेके आते थे, सामियाना लगाकर फ़ौज के सुख आराम बहादुरी की चीज़ दिखाकर बच्चों को, यंग एज के लड़कों को आकर्षित किया करते थे। उनका गाना अभी भी याद है, जब वो गाते थे कि भर्ती हो जा रे रंगरूट, माने वहाँ अच्छे जूते मिलेंगे, वहाँ अच्छे खाने पीने को मिलेंगे। इन्हीं बातों को, माने उनकी नौटंकी को देखकर बहुत से नौजवान जो है भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते थे। और लेखक ये बताता है कि कभी कभी उनको महसूस होता था कि वो भी फौजी जवान से कम नहीं है। धोबी की धूली वर्दी पहनते थे, पॉलिश किए हुए बूट पहनते थे, मोजे पहनते थे, स्काउटिंग की परेड करते थे, तो उनको फौजी जवान से कम नहीं लगते थे। अब आगे मैं पढ़ा रही हूँ, आज कल इतना तक पढ़ा दिया था कि मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माटा के दानों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। मैंने जो पीटी सर थे, पीटी सर को स्कूल के समय कभी भी बच्चों ने मुस्कुराते और हंसते नहीं देखा था। वो छोटे कद के थे, शरीर दुबला पतला था, गठीला शरीर था, पुष्ट शरीर था, परंतु चेहरे में उनके माता के दाग मन चेचक के दाग था और आंखें उनकी बड़ी तेज थी। बाज जैसे अपने दूर से शिकार को देख लेता है, उसी तरह बच्चे जो परेड अच्छे से नहीं करते थे, स्काउट की तैयारी अच्छे से नहीं करते थे, उनको गलती करने वाले बच्चे जल्दी दिख जाते थे। खाकी वर्दी पहनते थे, चमड़े के चौड़े पंजों वाले, चमड़े के जूते पहनते थे, बूट पहनते थे, चौड़े पंजे वाले होते थे। कुछ सब कुछ मैंने देख के, उनका चेहरा से लेके, उनका शारीरिक बनावट से लेके पहनावा ओढ़ावा सब बच्चों को भयभीत कर देने वाला, माने डराने वाला हुआ करता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खूरियाँ लगी रहती थी, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खूरियाँ और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। मैंने बोला है कि मास्टर प्रीतम चंद जो थे, उनकी बूट जो थी, ऊंची एड़ियाँ थी बूट की, उसके नीचे खूरिया, खूर मतलब शोल लगा रहता था। जैसे तांगा जो घोड़ा चलाता है तो उनका क्या होता है, पैर घिस जाता है। पैर घिसने के कारण तांगे के घोड़ों के पैरों में खूरिया लगा दी जाती है, शोल लगा दिया जाता है। अगले हिस्से में और जूते के अगले, बूटों के अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील,
मैंने पीछे तो शोल लगा हुआ होता था, आगे के हिस्सों में मोटे कील ठुके होते थे। यदि मैंने कितना भी सख्त जगह पर, कितना भी हार्ड स्पेस में, हार्ड सरफेस में भी चलते, तो खुरिया मैंने जो उनके शोल थे और जो उनके कील सामने ठुके हुए थे, उसके निशान भी वहाँ दिखाई दे जाते थे, सबको दिखाई देते थे। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते, टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। मैंने बच्चे ध्यान से उनको देखते थे, उनके बूट को देखते थे कि बूट उनके भारी भरकम बूट थे, शरीर तो उनका दुबला पतला था और कद भी उनका नाटा था। तो बच्चे भारी भारी बूट पहनते थे, बच्चे देखते थे जब उनको भारी भारी बूट पहनते हुए, तो उनको लगता था कि उनके टखनों में, माने उनके घुटनों में तो मोच नहीं आती है, इतनी भारी बूट पहनते। उनको देखकर मैंने बच्चों की भी इच्छा होती कि हम लोग भी उस तरह के एड़ी वाले, हील वाले बूट पहने। और बच्चे अपने पेरेंट्स से, मैंने अपने माँ बाप से मांग करते, तो उनके माँ बाप यही बोलते थे कि टखने मैंने घुटने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र तुम तेज सीधे नहीं चल पाओगे उस तरह से अगर तुम लोग वो जूतों को पहना तो। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उनका मारपीट था। हम सभी को वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। द मास्टर प्रीतम चंद से तो बच्चे डरते थे, स्वाभाविक, माने वो नेचुरल बात था, वो डरते ही थे। परंतु नफरत, माने उनको हेट भी बच्चे करते थे, पसंद नहीं करते थे। कारण क्या था पसंद न करने का? कारण मास्टर प्रीतम चंद हमेशा मारते रहते थे हम सभी को। जो मेरी उम्र के, मैंने इन बच्चों को लेखा कर उनकी क्लास के जो बच्चे थे, जो उनके उम्र के थे, वो दिन कभी भूल नहीं पाया। उस दिन को याद करते थे, बचपन के दिन को, जब चौथी श्रेणी में मास्टर प्रीतम चंद उन्हें फारसी पढ़ाते थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया, कल इसी घंटी में जबानी सुनेंगे। मैंने बोल रहे हैं बच्चे की उर्दू वाला तीसरी कक्षा तक पढ़े, तीसरे क्लास तक उर्दू पढ़े, तीसरी श्रेणी तक उर्दू पढ़े, उसका उन्हें बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया था। परंतु फारसी क्या था, क्लास 4 से उन्हें फारसी पढ़ना था। फारसी अंग्रेजी से भी मुश्किल था, अंग्रेजी से भी कठिन था। अभी उन लोग को पढ़ते एक सप्ताह, मैंने एक सप्ताह भी नहीं बीता होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को दिया। फारसी पढ़ते हुए एक सप्ताह नहीं बीता था, तो शब्दों के रूप को याद करने को प्रीतम चंद ने कहा। मास्टर प्रीतम चंद ने, पीटी मास्टर जो फारसी भी पढ़ाते थे, और उन्होंने आदेश दिया, आज्ञा दिया, कल इसी घंटी में, मैंने इसी पीरियड में हम जबानी में लर्न बाय हार्ट जो आप लोग कहते हैं, ये केवल जुबान द्वारा बिना देखे हुए सुनेंगे, इसी पीरियड में सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाए। बोले, लेखक बोल रहे हैं कि सब बच्चे जो क्लास 4 के बच्चे थे, सब घर आए, देर रात तक उसी शब्द रूप को, जो शब्द रूप सर जी ने, मास्टर साहब ने याद करने को दिया था, बार बार याद करते रहे। लेकिन 2-3 लड़के थे जिन्हें आधा या थोड़ा अधिक शब्द रूप याद हो पाया था, बाकी किसी को याद नहीं हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। दूसरे दिन क्या हुआ, सबको सुनाने के लिए बोले, तो जो जिसको थोड़ा बहुत याद था वो भी बच्चे भूल गए डर के मारे। तब मास्टर जी क्या, मास्टर प्रीतम चंद गुस्से में चिल्लाने लगे और सभी बच्चों को कान पकड़ने को कहा। हमने झुक कर टांगों के पीछे से, वो लोग झुके, टांग के पीछे से बाँह को निकाल कर कान पकड़े, तो क्योंकि वो लोग झुक के निकाल, टांग के अंदर से बाँह घुसाए, तो उन्हें ऐसा पसंद नहीं था। उन्होंने बोला कि गुस्से से चीखे चिल्लाने लगे, बोले पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही, देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है कैसे वो कान पकड़ने को बोल रहे थे, पीठ ऊंचे करके
कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए गिर पड़ते। बोले कि पीठ ऊंची करके, सर जी ने कहा, मास्टर साहब ने कहा कान पकड़ने से, लेकिन पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती। मेरे जैसे कमज़ोर, मैंने कहने का मतलब उनके जैसे कमज़ोर बच्चे, लेखक तो कमज़ोर थे, लेखक जैसे कमज़ोर बच्चे टांगों के थकने से कान पकड़े हुए, मैंने इनके जैसे कमज़ोर बच्चे, टांग थक जाती थी, पैर थक जाता था, कान पकड़े हुए वो लोग गिर जाते थे। जब तक मेरी और हरवंश की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। बोला लेखक कि जब तक उनकी और उनके एक दोस्त थे हरवंश, उनकी बारी, मैंने उनका जब मौका, उनका समय, उनकी टाइम, उनका समय आया, तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर, मैंने अपने ऑफिस में वो आ चुके थे। कहीं बाहर गए थे, जब तक इन लोग का बारी आता तब तक ऑफिस में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। मैंने उन लोग को जब सज़ा दी जा रही थी तब उन्होंने नहीं देखा। कुछ समय पहले ही स्कूल के पूरब में सरकारी अस्पताल था, हॉस्पिटल था, डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे, इसलिए सज़ा देते हुए उन्होंने नहीं देखा। और जब इन लोग की सज़ा देने की बारी आई तो वो अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में आ चुके थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन नहीं कर पाए। वह उत्तेजित हो गए। मतलब कि मास्टर साहब, जो हेडमास्टर शर्मा जी, वो अपने दफ्तर में गए, उसके दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही उन्होंने देखा कि मास्टर प्रीतम चंद बच्चों को सज़ा दे रहे हैं, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं किया हुआ। शायद वह पहला अवसर था कि पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन, मैंने पहला बार था। प्रीतम चंद तो ऐसे ही बच्चों को सज़ा देते थे, लेकिन वह पहला मौका था, पहला समय था कि उस असभ्यता को सहन नहीं कर पाए, उत्तेजित हो गए, मैंने पूरा उत्साहित हो गए, पूरा एक्साइटेड हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. मैंने उसी समय हेडमास्टर शर्मा जी पूरे गुस्से में हो गए। बोले आप क्या कर रहे हो? ये तरीका है क्लास 4 के बच्चों को दंड देने का? इसको अभी तुरंत आप इसको बंद करो, तुरंत आप इसको रोको। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं, क्या चौथी श्रेणी को सज़ा देने का यह ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। लेखक बता रहे हैं उस समय जबकि घटना है तब लेखक को अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि लेखक के यहाँ क्लास 5 से ही अंग्रेजी शुरू होती थी। तो परंतु हमारे स्कूल के, तो उन्होंने क्लास 7 के 7वें 8वें कक्षा के बच्चे से, 7वें 8वें क्लास के लड़कों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि हेडमास्टर साहब ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, चौथी श्रेणी को सज़ा देने का यही तरीका है, इसे फ़ौरन आप बंद कीजिए। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए। मैंने कॉरिडोर में आए थे, ये बच्चों को इस तरह पनिशमेंट देखने के तरीका को देखा, वो गुस्से में आए और अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में चले गए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन तक स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों के जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया। उसके बाद ये घटना जब घटित हो गई, बच्चों का पनिशमेंट हो रहा था, और शर्मा जी जब गुस्से में हो गए, तो उसके बाद प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए। यह बात सभी मास्टरों, सभी टीचर लोग के जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल, मतलब कह दिया, निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, निकाल के अपनी ओर से लेटर लिख के स्वीकृति के लिए, मैंने अंग्रेजों का राज्य था नाभा रियासत, वहाँ पे उन्होंने कि इनको फिर से एडमिट किया जाए, इनको फिर से रखा जाए कि नहीं रखा जाए, वहाँ पे वो उन्होंने मंजूरी के लिए रियासत की राजधानी नाभा में भेज दिया।
वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक, मतलब एक बार सस्पेंशन के बाद शिक्षा विभाग से मंजूरी आवश्यक होती है। उसी प्रकार वहाँ पे हरजी लाल नाम के एक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे, जहाँ नाभा रियासत में जो हरजी लाल नाम के डायरेक्टर थे, जिनके से आदेश माने अगर वो आदेश देते, अगर मंजूरी देते, उनकी मंजूरी ज़रूरी थी, इसीलिए वहाँ पे चिट्ठी भेजा गया, वहाँ पे आदेश के लिए, स्वीकृति के लिए नाभा में भेजा गया। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वो स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती। उस दिन के बाद मैंने उस दिन बच्चों को पता चल गया था कि मास्टर प्रीतम चंद को सस्पेंड कर दिया गया, वो स्कूल नहीं आएंगे। फिर भी उस दिन के बाद पता होते हुए भी पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल, मैंने नाभा से डायरेक्टर क्या करेंगे, पूर्व स्थिति में प्राप्त नहीं करेंगे, मैंने वहाँ से नाभा के डायरेक्टर से बहाली की चिट्ठी नहीं मिलती है, तब तक उस स्कूल में वह नहीं आएंगे। फिर भी इतना जानने के बावजूद जब भी फारसी की घंटी बजती तो बच्चे डर जाते थे कि फिर से कहीं पीटी सर ही नहीं आ जाए, प्रीतम चंद ही नहीं आ जाए। उनकी दांत जाती, धक धक करने लगती, डर के मारे उनका हार्ट बीट बढ़ जाता था। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। मैंने इतना जानने के बावजूद कि पीटी सर को सस्पेंड कर दिया गया है, जब तक शर्मा जी खुद या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में, मैंने दोनों टीचर में से कोई एक जब तक नहीं आ जाते, तब तक इनके चेहरे मुरझाए रहते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था, वहीं आराम से रह रहे थे। बहुत सप्ताह बीत गया, पीटी सर स्कूल नहीं आए। तो बच्चों ने पता किया, जैसी बच्चों की हैबिट होती है, सर क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है, उसके उनके अंदर सस्पेंस रहता है। तो बच्चे पता किए कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, चौबारा किसको कहते हैं, वह कमरा जिसमें चारों ओर से खिड़कियां और दरवाजे हो, मैंने छोटी छोटी कमरों वाला चौबारा लिया है, जो छोटी छोटी खिड़की वाला चौबारा किराए पर ले रखा। वहीं पर बच्चे पता किए पीटी सर के बारे में, तो पता चल गया कि बाजार में छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, मैंने जिस चारों ओर खिड़कियां और दरवाजे उस कमरा किराए पर ले रखा है, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। 7वीं क्लास 7-8 के क्लास 7-8 7वीं 8वीं के बच्चों ने, विद्यार्थियों ने उन्हें यह बताया कि उन्हें मुअत्तल होने, माने उन्हें सस्पेंड हुए हैं, इसकी उन्हें थोड़ी भी चिंता नहीं है। उनके मन में अपने सस्पेंशन को लेकर थोड़ी भी चिंता नहीं है। पहले की तरह जैसे पहले आराम से रहते थे, वैसे ही आराम से रहते हैं। पिंजरे में उन्होंने 2 तोतों को पाल रखा है। उनको दिन में कई बार भिगोकर, मैंने बादाम की गिरियों, बादाम को भिगोकर छिलका उतार कर उन्हें खिलाते रहते हैं तोतों को, और उनसे बात करते रहते। बच्चे पता किए कि हो सकता है सर कहीं सस्पेंड हो गए हैं, उनको मुअत्तल कर दिया गया, स्कूल नहीं आ रहे तो तकलीफ में हैं। लेकिन कुछ सप्ताह 7वीं 8वीं कक्षा के 7वीं 8वीं क्लास के विद्यार्थी उनको बताए कि उन्हें थोड़ी भी रत्ती भर भी चिंता नहीं है। पहले जैसे आराम से रहते थे वैसे ही आराम से रहते हैं। अपने पिंजरे में रखे 2 तोतों को कई बार, मैंने एक बार नहीं बहुत बार दिन में बादाम भिगाकर उसे छीलकर खिलाते हैं और उनसे बातें करते रहते हैं। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर में काम करने जाया करते थे। लेखक बोल रहा है कि उनके वो तोते जो है ना, वो तोते को भी इन लोगों ने बहुत बार देखा था। कैसे देखा था, कुछ बच्चे पीटी साहब का कुछ कुछ काम कर दिया करते थे, इसलिए वो पीटी साहब के घर जाया करते थे।
तो पीटी साहब के आदेश पर जो बच्चे घर जाते थे, उन लड़कों के साथ लेखक और लेखक के दोस्त भी कभी कभी चले जाते थे, तो उन लोगों ने भी उनको तोते को कई बार देखा था, बहुत बार उन बच्चों के साथ ही देखा था। परंतु हमारे लिए चमत्कार ही था कि जो प्रीतमचंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय नहीं लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। बोल रहा है कि लेकिन बच्चों को क्या है, बच्चों को तो पीटी मास्टर से डर लगता था, उनकी आंखें देख कर डर लगता था, उनका शारीरिक बनावट देख के डर लगता था, उनका चेहरा देख के डर लगता था, उनका हर हाव भाव तरीका एटीट्यूड देख के डर लगता था। तो बच्चे सोचते थे कि जो प्रीतमचंद माने जो मास्टर साहब हमें पट्टी या डंडा मार मार कर हमारी चमड़ी उधेड़ देते, माने जो हमसे कभी प्यार भरा बात नहीं करते, आज तक हमें से प्यार से पेश नहीं आते हैं, वो जो कभी भी बच्चों से प्यार से पेश नहीं आते, उन तोतों से मीठा मीठा बात कैसे कर लेते हैं। क्या तोतों को उनकी दहकती माने उनकी आंखें भूरी थी, हमेशा गुस्सैल जैसी दिखती थी गुस्से में, तो बच्चों को लगता था कि हमें तो इतना डर लगता है उनकी आंखों को देखते हुए, तोतों को उनकी दागती भूरी आंखों से डर नहीं लगता। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। मैंने उनको समझ में नहीं आता था कि जिन टीचर से, जिन मास्टर जी से हम इतना डरते हैं, जो मास्टर जी से हम नफरत करते हैं, उन मास्टर जी से तोते प्यार कैसे करते हैं, तोते उनके पास रहना पसंद कैसे करते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें कैसे करते हैं वो मास्टर जी जो हमसे हमेशा कड़वी बातें करते। तब लेखक छोटे थे, बच्चे थे, तो उनको ये बातें समझ में नहीं आती थी कि हमसे इतना बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे करता है। इस प्रकार बच्चे इसे और अलौकिक माने अद्भुत मानते थे, अपूर्व मानते थे। इस प्रकार गुरुदयाल सिंह ने अपने बचपन के बातों को साझा किया है हम सबके सामने, आपके सामने, किन किन परिस्थितियों में गुजरते हुए उन्होंने पढ़ाई किया, कैसे कैसे वातावरण, कैसे कैसे संघर्ष, गांव का माहौल कैसा होता है, पढ़ाई का माहौल कैसा होता है। पहले अभिभावक पढ़ने को महत्व नहीं देते थे, बच्चे खुद से पढ़ पाए तो ठीक है। यहाँ तक गुरुदयाल सिंह की पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे मेहनत करके पढ़ाई किया और अपने उन बचपन के दिनों को हमारे साथ साझा किया है। वो बचपन के दिन जो कभी अभी लौट के नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा है सपनों के से दिन। ठीक है बच्चों। और कभी कभी लेखक को बच्चों को महसूस होता, सॉरी, धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए। और इस पाठ को, उम्मीद है ये पाठ आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस पाठ को मैंने आपको दोबारा पढ़ा दिया और प्रश्न उत्तर जो मैं दे रही हूँ, आप इस प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखिए। धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए।